ठीक है, देखिए हमने इकोनॉमिक्स क्लास स्टार्ट किए थे और राष्ट्रीय आय की क्लासेस हमारी चल रही थी। आज राष्ट्रीय आय की हमारी चौथी क्लास है और फाइनल क्लास है। आज जो है राष्ट्रीय आय हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन राष्ट्रीय आय के पिछले 3 क्लासेस में हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखी हैं और अगर आप ये 4 क्लास अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। फिर आपको जो नोट्स मिलेगी उस नोट्स से आप फिर पढ़ लेंगे। उसमें मैं करंट का डाटा जैसे अभी की जीडीपी और ये सभी चीज़ डाटा जो है उसमें आपको मैं प्रोवाइड करूँगा तो वो हो जाएगी। ठीक है, और बाकी चीज़ तो इससे हो जाएगी। इतना ही पढ़ लेना, ज़्यादा मत पढ़ना। एक तो इतना ही पढ़ते नहीं हो पहली चीज़, तो इतना ही कम से कम पढ़ लेना। तो राष्ट्रीय आय के 3 चीज़ें मैंने बोला था कि हमको इसमें कॉन्सेप्ट के आधार पर 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला हमको पढ़ना है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो इसके अंतर्गत मैंने कुछ चीज़ें बताया था आपको पहले भी और मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, बस लिख रहा हूँ। जीडीपी क्या होती है ये चीज़ें हमने पढ़ लिया है। दूसरा हमने जो है जीएनपी हमने इसमें पढ़ रखा है। फिर इसके बाद हमने जो है एनएनपी हमने पढ़ रखा है। फिर हमने उसके बाद फिर क्या एनएनपी के बाद हमने क्या पढ़ा, फिर जीएनपी एक चीज़ पढ़ लिए थे और इसी में फिर मैंने एनआई बताया था कि एनएनपी को हम कॉस्ट फैक्टर के आधार पर करें तो फिर एनआई याद है। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि राष्ट्रीय आय की गणना करने से संबंधित कुछ तथ्य, राष्ट्रीय आय से गणना संबंधित कुछ तथ्य हमने पढ़े थे और राष्ट्रीय आय से गणना संबंधित तथ्य मैंने ये बताया था कि कौन करता है ना, ये चीज़ें हमने पढ़े थे कि कौन करता है, किसको मर्ज करके एक साथ ला दिया गया है, स्थापना कब हुई। साथ ही हमने ये बोला था कि राष्ट्रीय आय की गणना करने संबंधित किसको राष्ट्रीय आय में शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उस दिन को याद रखना। गिफ्ट विफ्ट दान वान जो मैंने बताया था ना, राष्ट्रीय आय में शामिल करना नहीं करना है वो चीज़ें अलग। तीसरा आज की बात पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ। राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ, ये क्वेश्चन कईयों बार आया हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितनी विधि है, तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। उसी चीज़ों को हमको आज से देखना है। तो आज का हमारा तीसरा क्लास है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ। तो सबको पता है राष्ट्रीय आय गणना करने की कितनी विधि प्रचलित है, 3 विधि प्रचलित है राष्ट्रीय आय गणना करने की। तीनों विधि के बारे में आपने थोड़ा चीज़ें जानते हो। ठीक है, एक बात बताइए, जब भी उत्पादन होगा तभी क्या होगा, आय होगा। ये बात मैंने आपको कई बार बताया है। जब भी उत्पादन होगा तभी क्या होगा, आय होगा। अब मान लेते हैं मैं राष्ट्रीय आय की बात ही छोड़ देता हूँ, मैं आपको नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि हम किसी आदमी का आय, मैं राष्ट्रीय आय पूरा नेशनल की इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल हम में से किसी आदमी की बात कर रहा हूँ। हम उसको आय नापना है, वो कितना कमाता है, किसी भी आदमी के बारे में जानना है। तो कितने विधि बता रहा हूँ मैं, 3 विधि। पहला विधि ये, अगर मान लेते हैं कि कोई किसान है, कोई क्या है, किसान है, किसान बताएगा भी नहीं कि मैं इतना कमाता हूँ, फिर भी आप मोटा मोटी आप ये जान जाओगे उनके खेत देख के या उनके खेत के फसल को देख के या उनके खेत की फसल की आप क्वालिटी देख के या खेत की फसल की रेट देख के कि भैया उनका आय कितना होगा, बता सकते हो। कभी कभी आप देखना है, हम वो बता देते हैं यार वो बड़ा किसान है मतलब उनका आय ज़्यादा होगा, बोलते हैं ना वो हमारे गांव के गौटिया है भैया उनका आय तो ज़्यादा ही होगा, ऐसा बोलते हैं ना अक्सर। क्या देख के बोलते हैं, ये हम उसके खेत के उत्पादन को देख के बोलते हैं। उत्पादन है तो सीधी बात है, ज़्यादा खेत है तो ज़्यादा उत्पादन होना ही होना है। हम बोल देते हैं कि भाई वो गौटिया आदमी है यार, वो कहाँ वो बड़ा आदमी है, ऐसा बोल देते हैं ना। कारण क्यों, क्योंकि उनकी आय ज़्यादा है। और आय ज़्यादा कहाँ से हो जा रही है, क्योंकि उनका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। तो पहला चीज़ ये है कि हम उसके उत्पादन को देख के हम उसको क्या कर दे रहे हैं, आय है बोल देते हैं। भैया वो बोलते हैं कि यार उसका दुकान बहुत बड़ा है, क्या देख रहे हैं हम, उसका उत्पादन मतलब उसका जो है सामान देखें, हमने सामान देखें, उनका सामान देखें, उनका सामान में बहुत सारा है, उसके दुकान में बहुत सारा सामान पड़ा है, मतलब सीधी सी बात है इनका जो उत्पादन का मतलब यहाँ पे वस्तु हो गई, तो वो उसके पास वस्तु ज़्यादा है, मतलब सीधी सी बात है वो बड़ा आदमी है। या उनका है जो है वनस्पत दूसरे से
ज़्यादा है, होता है ना। ऐसे ही तो पता लगाते हो ना आप उसका आय। कहीं जा रहे हो आप, किसी को पर्सनल जानते भी नहीं हो आप उसको, लेकिन उसका दुकान देख के आप बता दोगे कि ये आदमी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। आप किसी को जानते नहीं हो, उसका खेत देख के आप बता दोगे भाई इतना एकड़ खेत है, मतलब उस आदमी को जानते नहीं हो, रामलाल है कि श्यामलाल है, उसका नाम भी नहीं पता आपको, लेकिन आप बता दोगे उसका उत्पादन देख के कि उसको क्या है, उनका इनकम कितना हो सकता है। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट आप बता दोगे। दूसरी चीज़ें, ये पहला क्या देख के हो गया, उत्पादन देख के। क्या देख के जी, उत्पादन देख। दूसरा चीज़ें, कोई जो है नौकरी में है, कोई नौकरी पेशा आदमी है, नौकरी पेशा आदमी है तो सीधी सी बात है, आप जो है उनके आय की गणना किस आधार पर कर सकते हो, उनकी सैलरी देख के। उनकी सैलरी देख के आप उनकी सैलरी को जानते हो लगभग में, तो आप बता सकते हो जी कि इनका जो है आय कैसा है। आप इसको किस आधार पर बताए, उसको उत्पादन को देख के। अब भाई सैलरी वाले आदमी का क्या उत्पादन देखोगे आप, अगर कोई उसके पास खेत वेत नहीं है तब की बात बता रहा हूँ, उसका क्या उत्पादन देखोगे, सीधा उसका क्या देखोगे आप, उनकी सैलरी देखोगे। तो उसका आय देख रहे हो आप, उसका आय देख के आप उनका पूरा आय आप काउंट कर सकते हो। तो इसमें आपने क्या देखा, आय देखा। बात समझ में आ रहा है ना। आप उसका सैलरी देखे ना, उसका सैलरी देख के आप बता दिए कि इसका इनकम इतना हो सकता है, ठीक। तीसरा चीज़ आप देखेंगे, अब आप बताओ, कई बार क्या होता है, कई बार देखो ध्यान से, कई बार किसी को उनका इनकम नहीं पता, कई बार उनको उत्पादन नहीं पता, फिर भी मान लेते हैं एक दोस्त है और दूसरा दोस्त है। ये दोस्त बोलेगा यार मेरा जो है ना बर्थडे पार्टी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, मेरा बर्थडे पार्टी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया, या बोलेगा यार मेरी बहन की शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, या और कुछ भी, और कुछ खर्चा बताओ एक आप, बड़ा खर्चा बताना। घर नहीं, घर को मत लो, घर भी ले लो, चलो घर बनाने में मेरा इतना खर्चा हो गया। तो सामने वाला कभी कभी आपने ये चीज़ सुना है, भाई ते बड़े आदमी है, तो खर्चा है जी, हमारा वो नहीं है, हमारा औकात नहीं है, तो हम क्या खर्चा करेंगे। ऐसा बात सुने हो कभी, बोलते हैं ना भैया जिनके पास है ही नहीं, जिनके पास हैसियत ही नहीं है, वो ज़्यादा खर्चा करने की सोचेगा नहीं। वैसे वो कुछ भी खर्चा नहीं कर देता, लोन लेके भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सीधी सी बात है, कोई आदमी जब खर्चा करता है तो वहाँ से हम उसकी बता देते हैं कि भैया इनकी हैसियत है तभी खर्चा कर रहे हैं। कई लोग होते हैं खतरनाक, खर्चा कर देते हैं, उसके बाद भले वो कुछ भी करें, है ना, उसमें मत लेना। तो हम उसके क्या देख के बता दिए कि उनका इनकम अच्छा है, या उनकी आय व्यय देख के, उनका खर्चा देख के हम बता देंगे भैया कि ये इतना खर्चा कर रहा है। पार्टी में गए, बाग में गए, अब बाग मतलब पार्क में गए, एक आदमी फुल सारा आइसक्रीम, फुल सारा कुरकुरे, फुल सारा चॉकलेट ये सब ले रहा है, जानते भी नहीं हम उस आदमी को, फिर भी कहीं ना कहीं आप मन में ये आ जाता है भैया इनका सैलरी या इनका आय थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, होता है ना। क्या देख के बोले उसका, सुस्त लोग हो, क्या देख के बोले, व्यय देख के, खर्च देख के। तो आप आय मापने की 3 विधि है, एक उसका उत्पादन, एक उसका आय, और तीसरा व्यय बोलो चाहे खर्चा बोलो, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, उत्पादन की, तो 3 विधि है, ध्यान में रखना। प्रश्न आते हैं इनमें से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है, तो 3 विधि पता होना चाहिए, चौथा आएगा वो नहीं होगा। और भारत में अगर हम बात करेंगे, भारत में जो राष्ट्रीय आय मापा जाता है उन 3 में से ज़्यादातर पहला और दूसरा को ही मापा जाता है, व्यय विधि को नहीं नापा जाता है, क्योंकि व्यय विधि के आंकड़े जो है सरकार के पास है ही नहीं। तो ध्यान में रखना, कितने विधि बोलेंगे तो 3। सर्वोत्तम विधि कौन है बोलेंगे तो आय विधि और उत्पादन विधि, या उत्पादन विधि या आय विधि, ये चीज़ें ध्यान में रखना। व्यय विधि से हमारे देश में राष्ट्रीय आय का यह बोलना चाहिए गठन, गणना ये नहीं किया जाता, ठीक है। 3 विधि, सर्वोत्तम विधि, उत्पादन और आय विधि। अब आप आगे बढ़ेंगे, उत्पादन, प्रोडक्शन। देखिए कोई भी चीज़ें उत्पादन करने के लिए हमारे पास ये प्रश्न आया हुआ है, दिल्ली के एक और कोई एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्पादन के क्या मूलभूत तत्व है, क्या होनी चाहिए, जरूरी है। तो ध्यान रखना, उत्पादन के लिए सबसे पहले मेरे पास वो जरूरी चीज़ें हैं, वो है कच्चा माल। क्या है, कच्चा माल, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल। ठीक है, कच्चा माल सबसे पहले आपको ज़रूरत है। कोई भी चीज़ों के उत्पादन करने के लिए कच्चा माल की ज़रूरत है। जैसे आप लोग के पास अगर मान लेते हैं खेत भी है, अगर आपके पास खेत भी है तो वो खेत आपका कच्चा माल है, क्योंकि उसी खेत के थ्रू आप जो है अनाज पैदा कर रहे हो, गेहूं पैदा कर रहे हो, चावल पैदा कर रहे हो, तो वो कच्चा माल है, आप ले सकते हो। तो जो चीज़ जैसे आपका खेत है वो क्या हो गया, कच्चा माल, पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास खेत है तो मात्र खेत हो जाने बस से आपका उत्पादन नहीं होगा। सिर्फ आपके पास खेत रह जाने से आपको उत्पादन नहीं होगा, आपको उसमें श्रम करना पड़ेगा, श्रम लगाना पड़ेगा। चाहे अपने 4-5 भाइयों को वहाँ पे लगाओ, चाहे एक्स्ट्रा मजदूर को लगाओ, बट आपको श्रम करना जरूरी है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? उत्पादन करने के लिए आप मान लो खेतीज की उदाहरण देके चलते हो, अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको खेत बस होने से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे आपको लेबर जो है वो आपको लगाना पड़ेगा, चाहे आप लगो, अपने भाइयों को लगाओ, चाहे और स्टाफ लगाओ। ठीक है, ये दो चीज़ें तो आपको बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पास खेत है दोस्तों, आपके पास आप आदमी भी हो, आप भी हो, या आपके फैमिली के 3-4 लोग हैं, लेकिन आपको इसमें एक और चीज़ की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, वो है पूंजी की। बिना पूंजी के आप कुछ नहीं तो कम से कम बीज उर्वरक कहाँ से लाओगे? ज़रूरत तो बीज उर्वरक की पड़ेगी ना। बिना बीज उर्वरक के तुम बोओगे क्या, तो तुम करोगे क्या? तो बीज उर्वरक के लिए कम से कम पूंजी तो चाहिए, थोड़ा मोड़ा पूंजी चाहिए, लेकिन पूंजी तो चाहिए। तो तीसरी जो चीज़ आपकी ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी पूंजी की। क्या चीज़ की? पूंजी की, इसको बोलते हैं कैपिटल। तीसरी चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी पूंजी की। बातें समझ में आई यहाँ तक? अब एक और बात, आपके पास खेत भी है, आपने लेबर भी लगा लिया, अपने घर में वालों को भी लगा लिया, आपने जो है पैसा भी लगा दिया, या मैं अलग उदाहरण में बोलूँ तो आपने रेलवे का फॉर्म भी भर लिया, आपने नोट्स भी खरीद लिया, आपके पास फुल पैसा भी है, क्या आप नौकरी में लग जाओगे? जी नहीं। जब तक आपकी नीयत नहीं होगी लगने की, जबकि आपकी नीति नहीं होगी, आपको उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होगे, तब तक आप नहीं लग पाओगे। इतना सारा होने के बावजूद जब तक आप खेत पे ध्यान नहीं दोगे, आपका खेती मजबूत नहीं होगा। मानते हो इस बात को? आपको मतलब ध्यान तो देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ें जब खेती करते, भरे लेबर के थ्रू भी करते हैं, तो लेकिन उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं उद्यमशीलता, उसको बोलते हैं उद्यमशीलता। क्या बोला जाएगा? उद्यमशीलता। और इसको हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी उत्पादन के लिए। प्रश्न आया हुआ है दिल्ली में, ये प्रश्न कि उत्पादन के लिए कौन से 4 तत्व जरूरी होती है, तो ध्यान में रखना, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कच्चा माल, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता। इतना बात समझ में आया? ठीक है ना? चलिए ठीक। अब आगे देखिए, कच्चा माल, आप जैसे खेत की बात करें तो आपके पास खेत है, तो उसके आप बताओ, आपके पास खेत है तब उत्पादन कर रहे हो। मान लो आपके पास खेत नहीं है, तो आप दूसरे की खेत को आप खेत में उत्पादन करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको क्या देते हो? किराया देते हो। अबे किराया देते हो, इसका मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा देते हो ना। ऐसा थोड़ी ना कि आज भैया मोर खेत हरे ते रख ले ते कर ले, ऐसा नहीं होता। आप उसको रेघा अधिया वाले काम में कर देते हो ना कि भैया तुम मेरे को कुछ देना, वो किराया तो है ना। अरे आपके पास भी है, मान लो आपके पास आपके पास खुद का खेत है, फिर भी उसका कुछ ना कुछ किराया लगता है। तो ये चीज़ है कि कच्चा माल है, मतलब उसका जो है किराया लगेगा ही। तो पहला जो चीज़ है वो है किराया, रेंट। कच्चा माल है, खेत है, तो आपको किराया लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। श्रम है, श्रम कर रहे हो तो सामने वाले को मजदूरी देना ही देना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? मजदूरी देना पड़ेगा। मजदूरी मतलब वेजेस आपको देना ही पड़ेगा। किराया कच्चा माल है, किराया देना पड़ेगा। श्रम है तो मजदूरी देनी पड़ेगी। पूंजी है तो उस पूंजी के बदले आपको ब्याज देनी ही पड़ेगी। तो ब्याज हो जाएगी यहाँ पे, क्या होगा? इंटरेस्ट। पूंजी आपको लेनी ही पड़ेगी। और चौथा उद्यमशीलता है। आप फाइनली जब वो चीज़ कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो लाभ होगा ही होगा। तो लाभ मतलब यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है कि कच्चा माल है तो किराया आपका रेंट हुआ, श्रम है तो आपको मजदूरी देनी पड़ेगी, पूंजी है तो कहीं ना कहीं आपको ब्याज देना पड़ेगा, और उद्यमशीलता आपकी स्किल है तो आपको लाभ लास्ट में आप सोचोगे ही सोचोगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। आप अगर मान लो एक पेन बनाते हो, ध्यान से सुनना। आप अगर आप क्या बनाते हो? एक पेन बनाते हो। तो पेन बनाने के लिए जो जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है शुरुआत में पेन बनाने के लिए, क्योंकि आपको उत्पादन करना है। अभी आप उत्पादन करने के लिए सोच रहे हो, क्या करना है आपको? उत्पादन। ये जो चीज़ें हैं वो उत्पादन के लिए बता रहा हूँ। आपको मान लेते हैं उत्पादन करना है क्या चीज़? एक पेन का। तो आपको कच्चा माल की ज़रूरत मान लो 10 रुपये की कच्चा माल की ज़रूरत पड़ी। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। 10 रुपये के कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी। 10 रुपये कच्चा माल में लगा तो आपको जो है श्रम, वहाँ पे लेबर वालों को भी आपको क्या देना पड़ेगा? 10 रुपये देना पड़ेगा। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ये मत बोलना सर वही है क्या। मैं बस एक उदाहरण बता रहा हूँ। आपको पूंजी वहाँ पे लगानी पड़ेगी उत्पादन के लिए। लगानी पड़ेगी कि नहीं? लगानी पड़ेगी। साथ ही साथ आप उसमें लाभ कमाने के लिए या अपना खुद का कुछ एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा 10 अपने लिए। अरे भाई, आदमी जो है प्रॉफिट कमाने के लिए, अब ऐसा थोड़ा कि जितना हो गया। हे भगवान, क्या बोलूँ मैं आपको। ये बताइए, जब कोई चीज़ बनाते हैं तो अपना सब चीज़ जोड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो अपना प्रॉफिट को भी जोड़ के बेचता है। तो प्रॉफिट करता है। तो यहाँ पे टोटल उत्पादन कितने रुपए का हुआ? 40। कितने का हुआ? 40। अब यही चीज़ अगर मान लेते हैं उनका आय के रूप में देखें, ये उत्पादन के समय हुआ। अब आय के रूप में देखें तो आय के रूप में देखेंगे तो किराया मान लेते हैं उनको 10 रुपये का देना पड़ा। मजदूरी भी कितना रुपए का देना पड़ा? 10 रुपये। सामने वो जब वो चीज़ जब कर रहा है तो उनको ब्याज जो है उनको कितना रुपये मिला? 10 रुपया। और लाभ भी उनको 10 रुपये मिला। तो ये भी कितना हुआ? 40 रुपये। अगर ये चीज़ें ज़्यादा नहीं समझ में आता तो ज़्यादा टेंशन मत लो। जो मैंने आपको शुरुआत में आते ही मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी का इनकम नापना है तो 3 चीज़ से नापते हैं आप। उनका या तो उत्पादन देख लो खेत का, या तो उनका आय देख लो नौकरी वाले का, या तो उसका खर्च देख लो कितना खर्च है। बस वही चीज़ बताना चाह रहा है ये एक्चुअल में। ये चीज़ें तो आपको याद करना ही चाहिए, लेकिन मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो बस एक चीज़ याद रखना, जो मैंने आपको शुरुआत में 3 चीज़ बताया ना, वो चीज़ है। अब आप बताओ, किसी का आय तभी होगा जब किसी का खर्च होगा। किसी का आय तभी होगा जब किसी का खर्च होगा। आपको पता है कि आप जो है पाटन से जाना चाहते हो रायपुर, तो भैया बस वाले का आय तभी होगा जब आप खर्च करोगे। होगा कि नहीं? अभी आप पाटन से रायपुर जा नहीं पा रहे हो बस के थ्रू, तो आप ना खर्च कर पा रहे हो, तो उनको आय भी नहीं हो रहा है बस वालों को। तो किसी न जब जितना आय होगा उतना उसको खर्च करना पड़ेगा। मतलब आपने किराया 10 रुपये उनको मिला है तो कहीं ना कहीं किसी को जो है व्यय करना पड़ा है 10 रुपये। ठीक है कि नहीं? बताओ, मजदूरी 10 रुपये आपने दिया है, मतलब खर्च भी तो हुआ है ना 10 रुपये, तभी तो इनको दिए हो आप। ब्याज 10 रुपये मिल रहा है, मतलब कोई ब्याज दिया होगा, और 10 रुपये लाभ कमा रहा है, मतलब किसी से तो लाभ कमाया होगा, मतलब 40 रुपया। मतलब ये चीज़ें बताने से मतलब ये मतलब है, आखिरकार में जो पहला लाइन जो आपको शुरुआत में बोला था ना कि किसी भी का आय नापना है तो 3 चीज़ें जरूरी है। वही चीज़ है बस कि उत्पादन से आप कर सकते हो, आय से कर सकते हो, व्यय से कर सकते हो। अगर वो जो 10-10 वाला बात समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये बातें आप बिल्कुल समझ जाइएगा। ये चारों लाइन आपको समझ में आना चाहिए। ये चारों याद हो जाएगा। कच्चा माल, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। और उधर वाला में क्या? किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ।
अब तीनों को में अलग अलग हम लास्ट में देखते हैं, फिर हमारा ये राष्ट्रीय आय कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, तीनों विधि को हम अलग से देखते हैं एक एक करके, फिर हमारा ये राष्ट्रीय आय कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे जो भी क्वेश्चन है वो सभी बनेंगे। आप पुराने क्वेश्चन पेपर को मैंने डाउनलोड करने बोला था, आप लोग के पास है भी कुछ लोगों के पास, और उसको डाउनलोड करिए और फिर करके देखिए। चलिए पहला देखते हैं उत्पादन विधि। ध्यान से देखिए, पहला जो विधि है वो उत्पादन विधि। किसी का जो है हमको मान लो किसी का क्या है, हमको राष्ट्रीय आय माप रहे हैं तो पूरा भारत देश का मापेंगे। तो भारत देश के अंदर या देश में जीडीपी बराबर आप लिख सकते हैं, जीडीपी या आय बराबर देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादन के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं, देश में एक वर्ष के दौरान, या दौराना हो गया, एक वर्ष के दौरान उत्पादन के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए सुनिए जरा, सुनो, इसमें लेकिन सिर्फ उत्पादन को काउंट नहीं करते, इसमें जो काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं GVA। इसमें किसको काउंट करेंगे? GVA मतलब हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन हिंदी में बोलेंगे सकल मूल्य घरेलू हो गया, खत्म हो घरेलू, अब सकल मूल्य वर्धन को काउंट किया जाता है इस उत्पादन विधि में। सकल मूल्य वर्धन GVA। अब ये क्या GV है वो देखिए आप, मैं नॉर्मल आपको बात बता रहा हूँ। जैसे आपके पास है धागा, सुनिए जरा, आपके पास है धागा, मतलब आपके पास है मान लो कपास, क्या है जी? कपास का रेट मान लेते हैं 2 रुपये। कपास का मूल्य कितना है? 2 रुपये। बाद में लिखिएगा, इधर देखिए, कपास का जो मूल्य है वो है 2 रुपये। कपास को कंस्ट्रक्शन करके, कपास को निर्माण करके हम बनाते हैं धागा, और धागा बनाने से कपास के वनस्पत ज़्यादा ये उपयोगी है। और धागा जो है मशीन में लेके देखो, कपास से धागा तो ऐसे नहीं बना होगा, मशीन में लेके गए होंगे। जब मशीन में लेके जाया जाता है या ज़्यादा उपयोगी हुआ जाता है तो सीधी इस बात है उसकी मूल्य में वृद्धि होती है। 2 रुपये में जो कपास मिलता था, अब धागा उससे बनने, कपास से ही बना क्या है? धागा। अब 2 रुपये में नहीं मिलने वाला है, वो उसकी रेट बढ़ जाएगी। मान लेते कितने रुपये मिल रहा है? 5 रुपये। मान लो, ये मत बोलना सर 3 रुपये मिलता है, तो 3 रुपये भी मिलता है, 5 रुपये भी मिलता है, वो अलग मैटर है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। कपास से ही बना क्या? धागा। उसकी जब कंस्ट्रक्शन होता है या रिकंस्ट्रक्शन होता है तो सीधी बात है उसके मूल्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। 2 रुपये का चीज़ था वो अब आज के रेट में धागा के रूप में कितने मिलने लग गया है? 5 रुपये मिलने लग गया है। यही धागा का ही बनता है कपड़ा। यही धागा का क्या बनता है? कपड़ा। तो कपड़ा जो मिलता है उसकी उपयोगिता उससे ज़्यादा है धागा से। या आप ये बोल सकते हैं कि इनका फिर से रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, धागा को फिर से आपको किया गया है मशीन में, तो ये जो है कपड़ा अब मिलने लग गया 100 रुपये में। मान लो। और यही कपड़ा को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करके बना दिया गया है वस्त्र, और ये जो वस्त्र है अब लगभग मिलने लग गया है 800 से 1000 रुपये। तो आप देखेंगे जैसे जैसे उनका कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन होते जा रहा है, जैसे जैसे उनका उपयोगिता बढ़ते जा रहा है, उनके मूल्य में क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है कि नहीं? बताओ। या आप बोल सकते हो और दूसरा उदाहरण लें, तो दूसरा उदाहरण आप इस तरीके से ले सकते हैं। मान लेते हैं कोई किसान गेहूं जो है बोया था, मान लेते हैं उस गेहूं का रेट जो है वो कितना रुपये है? 20 रुपये किलो। कोई किसान अगर गेहूं बोया था, उस गेहूं का रेट कितना है? 20 रुपये। उस गेहूं को जब कंस्ट्रक्शन किया गया तो बनाया गया आटा,
क्या बनाया गया? आटा। अब आटा का मूल्य जो है, चूंकि आटा अब जो है एक तो मशीन में ले जाया गया पहला चीज़, और दूसरा उसकी उपयोगिता अब ज़्यादा है। आटा बनने से गेहूं के वनस्पत ज़्यादा उपयोगिता है। गेहूं से कोई ज़्यादा उपयोगिता आप नहीं कर सकते, सिर्फ गेहूं को रख के आप कुछ नहीं कर सकते। आटा बनाया तो बहुत सारा काम आ गया आपका। क्या बनाना है? रोटी बना लो, पराठा बना लो, जो करना है वो बना सकते हो, तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई। तो आटा और मशीन में भी लेके जाया गया, तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मान लेते हैं अब आटा पर केजी कितने मिलने लग गया? 30 रुपये में, ठीक है ना। अब बढ़िया आटा बढ़िया हो गया। अब इसको अब रोटी को अब चाय में डुबो के खाओ, सब्जी के साथ खाओ, जैसे खाना है वैसे खाओ, भावना जैसे खाना है वैसे खा सकती है। अब इसी आटा को फिर से कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन करके आप बना लो ब्रेड। तो ब्रेड बनाओगे तो सीधी बात है उसका मूल्य बढ़ जाता है। भैया इतना सारा आटा 20-30 रुपये मिलता था 1 किलो, अब इतना बड़ा ब्रेड वो आपको 20-30-50 रुपये मिलने लगेगा, है कि नहीं यार? 1 किलो आटा मतलब इतना बड़ा पैकेट, 1 किलो आटा मतलब इतना बड़ा पैकेट। अब वो ब्रेड बना मतलब छोटा सा है, वो उसका मेरे 30-50 रुपये होने लग गया। तो मान लो ब्रेड 1 किलो के हिसाब से अगर करें तो ब्रेड अगर मान लो 100 रुपये मिलने लग गया, मैं 1 किलो के हिसाब से कर रहा हूँ, 1 किलो आटा का 1 किलो ब्रेड बोल रहा हूँ, 100 रुपये मिल गया। तो और सुविधाजनक हो गई वनस्पत, इसके सुविधाजनक हुआ ना। आप बस चाय साथ आराम से खा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ब्रेड के बाद आपको और इसको और सुविधाजनक बनाना है, इसको भैया सैंडविच बना लो, कोई दिक्कत नहीं। और सैंडविच का जो रेट है वो 250 रुपया 200 रुपये मिलने लग गया। तो इनका देखो आप मूल्य में वृद्धि हो रही है ना, इसका मूल्य में वृद्धि हो रही है। लेकिन काउंट इसको नहीं करेंगे, राष्ट्रीय आय में काउंट इसको नहीं करेंगे, काउंट उसको करेंगे जितना वृद्धि हो रहा है। जैसे गेहूँ तो सीधी सीधी बात है 20 का 20 ही है, 20 में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। लेकिन आटा कितने का वृद्धि हो गया दोस्तों? 10। ये 10 का वृद्धि हो गया, आटा हो गया ना 10 का आटा। 30 में था ब्रेड 100 मिलने लग गया, कितने की वृद्धि हो गया? 70 रुपये की वृद्धि हो गया। वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन हो गया, एडिशन वर्धन हो गया, बढ़ गया। 100 का 250 मिलने लग गया, कितना वृद्धि हो गया? 150 वृद्धि हो गया। ऐड कर दो कितना वृद्धि हुआ? 5, 7, 12, 13, 2, 15, 250। ये जो लास्ट में आता है ना वही वृद्धि हो गया। तो ये काउंट होता है राष्ट्रीय आय में। राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन काउंट होता है। मूल्यवर्धन जितनी राष्ट्रीय आय में उत्पादन के थ्रू जब होता है, उत्पादन विधि से, तो ध्यान में रखना जो होती है जुड़ता है वो ये जुड़ता है GVA। याद करने का ट्रिक भी मैं लास्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लो। याद करने का ट्रिक भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप क्या लिख सकते हैं राष्ट्रीय आय बराबर, यहाँ पे आप देखिए, आप राष्ट्रीय आय बराबर क्या ले सकते हैं? तो राष्ट्रीय आय बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए राष्ट्रीय आय बराबर या GDP बराबर आप क्या ले सकते हैं कि छोटे मजदूर के द्वारा या छोटे किसान के द्वारा किया गया उत्पादन GVA प्लस और कोई दूसरा किसान के द्वारा प्लस और किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या हम पूरा देश में काउंट कर रहे हैं ना, या और किसी के द्वारा प्लस अंबानी के द्वारा, अडानी के द्वारा, टाटा के द्वारा, बिरला के द्वारा, सबको यहाँ पे काउंट किया जाता है। सबके उत्पादन को इसमें काउंट किया जाता है। मतलब 1 से लेके कहाँ तक आ गया? N तक GVA। और इसको जब हम मैथमेटिकल रूप से लिखते हैं तो आपने कभी कभी जोड़ने के बाद आपने समेशन वर्ड सुने होंगे। समेशन मतलब जोड़ने वाला, ये GVA। और ये कहाँ से कहाँ तक है जी? ये है I1 से लेके कहाँ तक? N तक। तो ये जो है उत्पादन विधि के लिए फॉर्मूला हो जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है जी उत्पादन विधि से फॉर्मूला क्या है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस GVA याद रखना। GVA अगर आपको याद हो तो आराम से बन जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, पहला विधि वो है उत्पादन विधि। जो पहला विधि था वो था उत्पादन विधि। दूसरा विधि देखिए, दूसरा विधि लिखिए, वो है आय विधि। दूसरा विधि जो है वो क्या है? आय विधि। देखो मैं बताऊंगा इसको बताने के तरीके, और दूसरा भी ध्यान से देखना। आय विधि में किसको काउंट किया जाता है? पहली चीज़ें वो है
किराया। किसी भी देश में या हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनकी सिर्फ 4 ही प्रकार के आय हो सकते हैं। हमारे देश में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं उनके 4 ही प्रकार से आय हो सकता है, 4 से 5 हो ही नहीं सकता। कैसे मैं बता रहा हूँ। पहला किराया, किराया मतलब आप क्या ले लेंगे, रेंट। दूसरा मजदूरी, मजदूरी मतलब क्या ले लेंगे आप, वेजेस। तीसरा आप क्या ले लेंगे, तीसरा क्या ले लेंगे आप, बिल्कुल बढ़िया, ब्याज। ब्याज मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट। और चौथा आप ले लेंगे क्या, हाँ, चौथा जो है वो आप ले लेंगे लाभ, है ना, क्या ले लेंगे, प्रॉफिट। तो आपको मैं बता देता हूँ आय विधि से द्वारा ये 4 ही प्रकार का आय हो सकता है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, लोग जो है किराया में, जैसे मैंने आपको खेत का उदाहरण दिया, लोग उनके पास आय का साधन कैसे है, किराया से। किराया कहीं कुछ भी किराया हो सकता है, मैंने खेत का उदाहरण दिया, कुछ भी किराया हो सकता है। एक तो इससे आय हो सकता है। दुनिया भर में जितने मजदूर हैं उन लोगों का आय किसमें शामिल हो जाएगा, मजदूरी में। लेकिन ऐसे लोग, अब हमने मजदूरी बोल दिया, यहाँ पे मजदूरी बोल दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गया, इवन डॉक्टर हो गया। आप बताओ, आप जो है किसी भी मजदूर को आप जो है लेबर वाला काम कराते हो, लास्ट हम उसको पैसा देते हो, मान लो 200 रुपया पैसा दे रहे हो, तो आप क्या बोलते हो, ये ले भाई तो 200 रुपया मजदूरी। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हो अपना सर्जरी करवाने, तो आप 50,000 रुपये लगता है, तो आप जो है ये ले तो 50,000 रुपये के मजदूरी, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो भी क्या है, मजदूरी है। तो जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मजदूरी मतलब जितने भी चीज़ें मैंने आपको प्रधानमंत्री बताया, राष्ट्रपति बताया, जितने भी चीज़ें हो गए उन सभी का आय जो है इसमें काउंट होता है। मैं इसी कारण बोला ना, हमारे देश में 4 ही प्रकार के आय हो सकते हैं। एक किराया से, दूसरा मजदूरी से। मजदूरी से बात समझ में आया, जो भी चीज़ें मजदूरी मतलब दिन के हिसाब से जो भी चीज़ करते हैं, या आप बोला मैंने डॉक्टर वाला बात बोला, वो अपना काम करके कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें क्या इसमें आ जाएगी, मजदूरी से। तीसरा चीज़ें जो है ब्याज से, ये बैंक वाला जो चीज़ें हैं उनको जो आय की प्राप्ति होती है वो किसके थ्रू होती है, ब्याज के थ्रू। और चौथा जो चीज़ है वो है लाभ के थ्रू। तो आप लाभ के थ्रू, सीधी सी बात है, आप जानते हो बहुत सारे लोग जो हैं, है ना, इसमें आप काउंट कर लेंगे लाभ के थ्रू, मतलब जो सेवा में होते हैं, जैसे बैंकिंग में है ना, उन सभी चीज़ों का जो है लाभ के थ्रू आप देख सकते हैं आय होता है। तो बस थोड़ी सी एक चीज़ याद रखना कि आय विधि में कौन कौन से तत्व होते हैं, किराया, मजदूरी, रेंट, ब्याज और लाभ, ये चारों चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आय विधि से जो जीडीपी जो होती है वो किससे होती है, किराया से, या आप बोल सकते हैं कुल किराया। कुल किराया, मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ वो सभी वर्ड को लिखें आप और याद रखना है इन सभी चीज़ों को। कुल किराया प्लस कुल मजदूरी, कुल किराया प्लस कुल मजदूरी, फिर आ जाएगा प्लस कुल ब्याज प्लस कुल लाभ, या आप इसको बोल सकते हैं कुल किराया मतलब रेंट, कुल मजदूरी मतलब आपका हो गया वेजेस, ब्याज मतलब हो गया इंटरेस्ट, और लाभ मतलब प्रॉफिट। ये जो है वो क्या हो गया, आय विधि से ये आपका सूत्र हो जाएगा। उत्पादन विधि का सूत्र जो है ये है, आय विधि का जो सूत्र है वो ये है। टेंशन मत लो, इसको मैं याद करने का तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा अभी। तो 2 विधि हमारा हो चुका है, एक हमारा हुआ कौन सी विधि, उत्पादन विधि, और दूसरा जो विधि हुआ वो आय विधि। तीसरा और अंतिम विधि देखते हैं, वो कौन सी विधि है, व्यय विधि। व्यय मतलब खर्चा विधि। व्यय विधि, व्यय विधि के अंतर्गत जो है जितने भी प्रकार की विधि, जितने भी प्रकार के व्यय हैं
वो सभी चीज़ें जो है हमारे देश के अंदर जीडीपी में, आप देखो मैंने जो परिभाषा इसके पहले उत्पादन वाले में लिखा था कि एक वर्ष में कुल जो है भारत की सीमा के अंदर, जो भारत में किए गए उत्पादन को राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर आय में मैंने वो चीज़ नहीं लिखा था, बट आप लिख सकते हैं कि एक वर्ष में देश में कुल आय को राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। व्यय को क्या लिख सकते हैं, देश में एक वर्ष में कुल व्यय को राष्ट्रीय आय कह सकते हैं, क्योंकि जितना व्यय है उतना राष्ट्रीय आय है। तो चलिए व्यय कौन कौन सा हो सकता है। पहला व्यय आप देखेंगे, बताइए। तो पहला व्यय हो सकता है, वो हो सकता है उपभोक्ता व्यय। पहला जो व्यय है वो हो सकता है उपभोक्ता व्यय। दूसरा व्यय जो हो सकता है वो हो सकता है सरकारी व्यय। एक तो आप व्यय कर सकते हो, एक तो आप व्यय करते हो उसको जोड़ेंगे कुल उपभोक्ता व्यय। एक आप जो कर रहे हो, आप व्यय करते हो, उसको काउंट करेंगे कुल उपभोक्ता व्यय। एक तो सरकार जो भी व्यय करता है सरकारी कामकाज में, उसको जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा सरकारी व्यय। प्लस कई लोगों को आपने देखा होगा कि लोग जो है बचत करते हैं। आदमी देखो बचत क्यों करता है, पहले बताओ। आदमी बचत क्यों करता है? आदमी 40 साल तक नौकरी में, मतलब नौकरी लग गया है, 40 साल हो गया है, 40 साल नौकरी नहीं हुआ है, एज 40 साल हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप जो है क्या करना लग जाते हो, बचत करने लग जाते हो। क्यों बचत करते हो? क्योंकि उनको पता है कि इन फ्यूचर जो है उनको क्या होने वाला है, खर्चा होने वाला है। कोई भी व्यक्ति बचत क्यों करता है कि इन फ्यूचर उनको क्या होने वाला है, खर्चा होने वाला है। 40 साल हो गए, मतलब उनको कहीं ना कहीं अब आपको लगेगा कि अपने बेटे बेटी को अपना कॉलेज पढ़ाएंगे या आगे स्कूलिंग करवाएंगे या शादी होने वाली है, तो सही ना कहीं उनको पता है ना कि वो कहीं ना कहीं खर्चा होने वाला है। इसी कारण क्या किया जाता है, बचत किया जाता है। तो तीसरा आप लिख सकते हैं बचत निवेश व्यय। बचत निवेश व्यय, पहला अपना व्यय, दूसरा सरकार के व्यय, तीसरा अपना जो बचत किए रहेंगे वो व्यय, और चौथा और अंतिम आ जाता है वो देखिए, जैसे देखिए ये हो भारत के आप या भारत के हम, जो भी बोल, आप मान लेते हैं आपको या हमारे यहाँ घूमने के लिए कोई विदेशी आए यहाँ देखने के लिए आए। मान लेते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप जानते हो है गुजरात में, उसको देखने आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का खर्चा बस नहीं लगता। आप नहीं तो उदाहरण लिखिए, हमने याद करिए लास्ट टाइम हम जो है पंचमढ़ी गए थे, टूर गए थे, तो मैं आपका जैसे फीस लिया हुआ था जाने का 1000 रुपया लिया था, लगभग 1000 ही लिया था, जहाँ तक ज़्यादा लिया था शायद यार 1300 लिया था आई थिंक, है ना, जितना भी हो 1300 रुपये मैंने लिया था मान लो। तो क्या बताइए उनमें से जितने भी लोग बस में गए थे 1300 रुपये लेके, क्या वो एकदम 1300 रुपये मेरे को दे देने के बाद अपने जेब में एक पैसा भी नहीं पकड़े रहे होंगे? कोई भी ऐसा होंगे? कोई नहीं होंगे ऐसा कि भैया 1300 रुपये तो सर बोले थे तो 1300 हमने रख लिए, हो गया। अरे नहीं भैया, वो 1300 रुपये तो तुम्हारे आने जाने का है, तुम पंचमढ़ी में उतरे नहीं हो, उतरे तुरंत आपको सबसे पहले पानी पाउच चाहिए, तो आप पानी पाउच दौड़ते लेने गए, पानी पाउच ले, फिर लगेगा भूख तो आपने समोसा ले लिया। कुछ लोग होते बड़े खतरनाक, साइड में जाके वहाँ का पंचमढ़ी का गुटखा खा लिए। अरे भैया होते कई लोग खतरनाक। और गुटखा की बात करते हो, हम जब 2016 में गए थे बस्तर टूर, जब 2016 में बस्तर टूर गए थे तो रास्ते में बढ़िया पड़ा कोंडा गांव। और कोंडा गांव जब पड़ा था तो रास्ते में आपको क्या बताएं कि लोग बोले, पीछे वाले लोग, सर क्या हो गया रे, सर चाय पीना है। नहीं, माकड़ी ढाबा की बात नहीं है, वो माकड़ी ढाबा में नहीं था, एक ऐसी जगह था, गांव था वो एकदम। अब वो सीधी सी बात है, कोंडा गांव पहुंच गया मतलब सीधी बात है, बक्सा तो है ही वो। तो रोकवा दिया, बोला चलो ठीक है पी लिया, या तो चाय के लिए नहीं था या पानी के लिए था, कोई चीज़ का था। तो एक जन तो उतरते नहीं, आपको पता है कभी भी टूर जाओ तो उतरते हैं तो एक जन नहीं उतरते, उतर के वो सीधा 8-10 लोग निकल गए। और 8-10 लोग जाए और उतर के जब हमने देखा तो 8-10 लोग वहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे मुश्किल से 2-3 लोग थे। बाकी लोग कहाँ थे वो पता ही नहीं चला, कहाँ इन्वेस्ट करने वो लोग चले गए। और उसके बाद जब आए तो अपने पानी बॉटल में ये लेके आए थे अपना
अब वो कहाँ, ऐसे लोग कहाँ से जुगाड़ करते हैं मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ऐसे जगह जहाँ पे आप तुम जाते नहीं हो, जहाँ पे तुम जानते नहीं हो, ऐसे जगह में ऐसे लोग बड़ा जुगाड़ू होते हैं। कहाँ से जुगाड़ कर करके अपना वो सेल्फी और ये होता है ना, वो सभी चीज़ें जुगाड़ करके ला लिए। बताओ, ऐसे जैसे वो फ़ोन करके बोला था भाई हम लोग कोंडागांव आएंगे तो रुकेंगे, ऐसे टाइप का। मतलब ऐसे लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं। तो वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया ना, बात समझ में आ रहा है ना, तुरंत वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद फिर बैठ गया, का होइस रे, हाँ सर चाय पी लो। और जबकि उतरते हैं एक साथ नहीं है। और लोग को कैसे पता चलता है मेरे को आज तक पता नहीं चला है। एकदम पता नहीं, वो ऐसे गांव में रुक रहा है, डर बिल्कुल नहीं है कि भैया नक्सलाइट है। उस समय की बात है सन 2016 का। 16 में तो थोड़ा बहुत तो डर भी था, आज के डेट में कोई डर नहीं है अब, बट कहीं ना कहीं 16 में थोड़ा बहुत डर था। तो आप जो है अगर आप कहीं गए हो तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पैसा दे देंगे और काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप वहाँ जाके तुरंत जो है ये सभी चीज़ें करने लग गए। वहाँ होटल में रुकना पड़ेगा तो होटल धर्मशाला के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको जीप करके घूमना है तो जीप करना पड़ेगा, तो आपको खर्च करना पड़ा। तो भैया हम पंचमढ़ी गए हैं तो सिर्फ पंचमढ़ी में जाके खर्च किए, तो क्या वो लोग छत्तीसगढ़ नहीं आएंगे? तो वो लोग छत्तीसगढ़ भी आएंगे, तो वो लोग यहाँ भी खर्च करेंगे। तो यहाँ खर्च करेंगे तो हो सकता है हमारा खर्च उनके खर्च से ज़्यादा हो। हमारा हो सकता है ना हमारा खर्च ज़्यादा हो। भैया हमारा छत्तीसगढ़ सुंदर राज्य है, ज़्यादा हमारे यहाँ जानते हो खर्चा नहीं है, आएंगे थोड़ा बहुत में मिल जाता है। एक्चुअल में बाहर में ज़्यादा खर्चा है, आपको पता है ना। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा खर्चा ही नहीं है, 10 रुपये में समोसा मिल जाता है, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें आपको मैं क्या बोल देता हूँ, मैं अभी तो स्टेट के रूप में बात किया, आप इसी को किस रूप में बात कर सकते हैं, इंटरनेशनल रूप में बात कर सकते हो। आप जो है कहीं जा रहे हो, पेरिस जा रहे हो, आप कहीं और कोई दूसरी जगह जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, आपका फेवरेट बैंकॉक जा रहे हो, आपका फेवरेट और कहीं भी जा रहे हो, या आप विदेश वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो चौथा वाला जो होगा वो हो जाएगा शुद्ध विदेशी व्यय। तो इन चारों को आपको इसमें व्यय विधि में काउंट किया जाता है। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्यय विधि में कौन कौन से तत्व को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता व्यय, सरकारी व्यय, बचत निवेश व्यय, शुद्ध विदेशी व्यय। ठीक है, तो ये तो थे आपके राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियाँ। अब आप बताओ, सुनिए, अब आपको लगता है सर मेरे को याद करवाइए आप, तो याद करने के एक छोटे से तरीका इस प्रकार से भी हो सकता है। देखिए, आपको उत्पादन करना है तो आपको उत्पादन विधि से आप महेंद्र सिंह धोनी को याद करें। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो आप? धोनी के जो बेटी का नाम जानते किसी को? धोनी के जो बेटी का नाम है वो है जीवा। और आपको अभी पता है कि रिपोर्ट भी किए हैं जीवा ने, है ना, धमकी आया जीवा के लिए। क्यों आया जीवा के लिए धमकी? खेलने अच्छा नहीं रहे करके, आईपीएल में अच्छा नहीं खेल रहे करके। आईपीएल यार क्या बोलोगे, आईपीएल कुल रूप से आप जानते हो, जिनके लिए एंजॉय है उनके लिए एंजॉय है, और जिनके लिए जुनून है उनके लिए जुनून है, और जिनके लिए सट्टेबाजी है उनके लिए सट्टेबाजी है। ड्रीम 11 पता है ना सबको। चलिए, तो उत्पादन के लिए अब मैंने आपको बोला कि महेंद्र सिंह धोनी की बेटी का नाम क्या है? जीवा। तो ये देखो जीवा, क्या है ये? जीवा। तो उत्पादन विधि से आपका क्या हो गया? जीवा। अगला जो है, अगर हम आय विधि की बात करेंगे, अगर आप आय विधि के रूप में बात करेंगे तो आप जो है अपने साइड वाले देना बैंक को देखो। किसको देखेंगे? देना बैंक। देना बैंक जो कि आज के डेट में कौन सा बैंक हो गया अब? बैंक ऑफ बड़ौदा। उसको देखो तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा वाला जो है सबसे पहले अपना बैंक लगाने के लिए साइड में क्या लेगा? वो किराया लेगा। सबसे पहले तो क्या लेगा? किराया लेगा। किराया लेने के बाद वो वहाँ पे मजदूर लगाएगा। भैया अधिकारी लोग थोड़ा रहेगा जी, कर्मचारी और काम करने वाले लोग भी रहेंगे ना, तो क्या लगाएंगे? मजदूर लगाएंगे या मजदूरी जो भी है। फिर वो अपने काम क्या है उसका? ब्याज बांटना, या ब्याज बांटना मतलब ब्याज लेना, ये बोल सकते हो। तो तीसरा चीज़ें क्या हो जाएगी? ब्याज होना। फिर उनको क्या मिलेगा फाइनली रूप में? लाभ मिलेगा। तो ये आप बैंक ऑफ बड़ौदा से आप काउंट कर सकते हैं कि आप उन्होंने किराया लिया तो फिर उनको मजदूरी लगाना पड़ा, मजदूर लगा दिए तो उनको ब्याज में जो है पैसा मिलेगा, तब उनको लाभ मिलेगा। ये चीज़ें आपको किस रूप में? आय विधि मिलने लगी। और लास्ट रूप में व्यय विधि के रूप में अगर आप करना चाहते हो, इसको आप अपने हिसाब से लो, अपने ऊपर लो। कैसे अपने ऊपर लो? 25 साल के हो
आप 25 साल के पहले तक आप अपना खुद का खर्चा चला रहे हो, खुद का व्यय कर रहे हो, उपभोक्ता व्यय, उपभोग कर रहे हो। पहला, जब आप 25 साल के बाद सरकारी नौकरी, रेलवे में भी आप नौकरी लग जाओगे तो आप सरकारी नौकरी वाले बन गए जी। पहले तो आप तो बिना सरकारी वाले थे, कोई सरकारी नहीं थे आपके पास, उपभोग करते थे अपने ही। उसके बाद आप क्या लग गए, सरकारी वाले बन गए। सरकारी वाले जब बन जाएंगे आप, फिर क्या करने लग जाओगे आप, अगले 40 साल में आप बचत करने लग जाओगे। तो बचत निवेश करने लग जाओगे। पहला चीज़, आप बचत निवेश करने लग जाओगे। और भैया बचत निवेश कर लग जाओगे, जब 60 साल के हो जाओगे, जब रिटायर हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको मन होगा, कहीं ना कहीं चलो भैया या तो धार्मिक स्थल घूम के आ जाए, विदेश घूम के आ जाए, या और कहीं विदेश या और कहीं चला जाए। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, विदेशी, शुद्ध विदेशी है। तो ये तीनों टाइप है। ये तीनों का फॉर्मूला आप आराम से याद हो जाएगा, और याद हो जाना भी चाहिए, हो जाएगा। तो ये आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है वो आज का क्लास कंप्लीट हो जाता है। कल हमारा नया टॉपिक रहेगा, वो रहेगा गरीबी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, गरीबी के ऊपर। वो अगले 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, गरीबी। ठीक है।